अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ सर, और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी ठीक होंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो सर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का विजिट किया है और उन्होंने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम फितना खारिज जो है, ये जितने भी दुश्मन हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और दहशतगर्दी की लहर को खत्म कर देंगे। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हॉस्पिटल में भी गए हैं, जख्मियों की भी इयादत की है। और आज जो है उन दहशतगर्दों की लाशों की फुटेज भी सामने आई है कि उन्हें ट्रक में लाशों को डाला हुआ है, जो मारे हैं फितना उल खारिज के लोग, फौज ने दहशतगर्दों को। उनकी लाशों की फोटो भी सामने हमने देखी है, वीडियोस भी आई हैं कि जो मरे हुए दहशतगर्दों की। लेकिन मेरे एक और इस पर सवाल है। आर्मी चीफ तो जहां भी ऐसा कोई वाकया हो वहां जाते हैं, जनाजों में भी शिरकत करते हैं, फिर शोहदा के घरों में भी जाते हैं और भी जख्मियों की भी इयादत करते हैं। देखिए, बन्नू केपी में है और केपी का वजीर आला कहाँ था? क्या वो आज हम्म। बन्नू गया? वहां सिविलियंस की भी शहादत हुई है और उसका वो वजीर आला है केपी का, वो आज बन्नू गया। कोई सवाल करे कि गंडापुर आज तक कुरम गया है? आप देखिए ना, 4 महीने से 24 नवंबर से कुरम की सड़क बंद है। और हम्म। आज मैं और आप बात कर रहे हैं 6 मार्च को। चौबीस हम्म। नवंबर 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 24 फरवरी और अब 6 मार्च। तो वो कुरम की वो 80 किलोमीटर की सड़क खुला सके। देखिए, जब फौज ने ये कहा कि एक केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो केपी की असेंबली ने और गंडापुर ने तकरीरें शुरू कर दी कि हमारे सूबे में किसी फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम खुद अमन लाएंगे और सिविल हुकूमत के पास इख्तियार होना चाहिए। तो जब आप फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हैं तो फिर अमन अमान आपकी जिम्मेदारी है ना। जब केपी असेंबली ने करारदाद पास कर दी कि उनको किसी किस्म के फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तो फिर अमन अमान किसकी जिम्मेदारी है? फिर हम्म। गंडापुर की जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि वो वजीर आला जो ना 4 महीने से कुरम की सड़क बंद है, वो कुरम की सड़क खुलवा सका है, ना वहां पर अमन कायम कर सका है। जो कल बन्नू में इतना बड़ा वाकया हो गया है, वो आज बन्नू नहीं गया, बन्नू नहीं जा सकता। वो क्या वजीर आला है? हम्म। सिर्फ वो क्या कहते हैं, चुस्केली गुफ्तगू करना तो वजीर आला का काम नहीं है ना। अगर वो कहीं मौके पे नहीं पहुंच सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, वो कहीं पहुंच नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या वजीर आला है? क्या आज तक वो कुरम नहीं जा सका? आज वो बन्नू नहीं पहुंचा? जो भी दहशतगर्दी का वाकया होता है वो वहां नहीं पहुंचता। वो पिशावर बैठा है या अडयाले चक्कर लगाता है और इसका कोई काम नहीं है। तो ये कैसी वजारत आला है? सूबे का अमन और अमान बुनियादी तौर पर सूबे के वजीर आला की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसको वफाक से जो मदद चाहिए उसने लेनी है। जब फौज कहती है कि केपी में फौजी ऑपरेशन की जरूरत है, तो आप सब खड़े हो जाते हैं पूंछल पे कि नहीं जी नहीं, केपी में किसी फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, माजी के फौजी ऑपरेशन भी हमने देखे हैं, तो हम खुद काम करेंगे, खुद काम करेंगे। खुद आप काम नहीं करते हैं। तो मेरे जाती तौर पे ये ख्याल है कि केपी में वजीर आला को थोड़ी ये अमन और अमान के हवाले से संजीदगी दिखानी होगी। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ फौज नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है। वैसे तो इस वक्त जो तूरखम का बॉर्डर है, वो फौज ने वहाँ अफगानिस्तान को मार मार के बांदर बना दिया और दोनों साइड पर कब्जा कर लिया। और इस वक्त मुझे ये नजर आ रहा है कि हम आगे अफगानिस्तान में मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करने जाएंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, और एक वसी ऑपरेशन शुरू होने लगा है। और इस बार अब इस ऑपरेशन में हमें दुनिया की हिमायत भी हासिल होगी अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ मैं केपी की गवर्नमेंट जो है वो अमन अमान के हवाले से बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही है। उनका ट्राई देखो ना, जब कुरम का मसला था तो उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई चढ़ने डी चौक निकल पड़े कुरम जाने की बजाय। आज भी वो बन्नू जाने की बजाय, मेरा मतलब है कि चार एक हफ्ता पुराना वाकया जो है,
कौड़ा खटक चले गए। जी कौड़ा सर। खटक उन्हें जाना चाहिए था लाशें उठाने के लिए, जिस दिन कौड़ा खटक का वाकया हुआ था, आज रस्मी तौर पे फोटो बनवाने के लिए ताजियत करने चले गए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो केपी की हुकूमत है वो सूबे में अमन और अमान कायम करने के लिए संजीदा नहीं है। ना वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने में संजीदा है, ना उनकी कोई इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी सामने आती है। और वो हर वक्त फौज और वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस्लामाबाद। अगर वो फौज और वफाकी हुकूमत ने केपी में अमन अमान कायम करना है, तो फिर वहां गवर्नर आज लगाया जाए और के वफाक अपने नुमाइंदे को वहां एग्जेक्टिव का इख्तियार देते, या वहां कोई फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए दहशतगर्दी के खिलाफ। और ये समझ नहीं आती कि आपने फौजी ऑपरेशन भी नहीं होने देना और आपने खुद भी काम नहीं करना, तो ये दहशतगर्दी खत्म कैसे हो? हम्म। और सर दूसरी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, पीटीआई की जानिब से जो कहा गया कि तमाम ओपोजिशन को मिलाकर सर हम ये जितने भी एहतजाज हैं ईद के बाद शुरू करेंगे, तो इससे पहले तो फिर इनको केपी में अमन मान बरकरार रखना चाहिए जिस तरह के आपने फरमाया। आगे बढ़ेंगे, खत की बात करेंगे। तो सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को खत लिखा है, और उस खत में सर ये कहा गया है कि जितने भी ट्रांसफर होकर जजेस आते हैं ना, उनके साथ जो अमला होता है, उनके साथ जो स्टाफ होता है ना, वो लोगों से रिश्वत लेता है। और उन्होंने कहा है कि इस बात का सबूत ये है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है 2 हफ्ते की, वो निकलवाई जाए और साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मुतालिक क्या कहेंगे? एक और खत सामने आया है। अच्छा, वैसे मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। वैसे मैं बाबर सत्तार साहब का नाकद रहा हूँ। हम्म। ये जो अदलिया में मातहत अमला है ना, इसकी बहुत करप्शन है। वैसे तो ये बात ठीक है कि मातहत अदलिया में तारीख लेने के लिए, तारीख डलवाने के लिए रीडर को पैसे देने पड़ते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है? रीडर को पैसे देने पड़ते हैं। और कोई भी जेल में वो अदालत में काम कराने के लिए जज साहब कैसे आपको रीडर को पैसे देने पड़ते हैं। तो अब हत्ता के मतहत अदलिया में तो ये भी है कि अगर आपने अदालत के अंदर बैठना है ज्यादा देर, तो उसके लिए भी आपको अर्दली को पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो वो कहता है बाहर जाके खड़े हो जाए। तो इंसाफ तो बराए फरोख्त है। हाई कोर्ट्स की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, मैं ये बताऊं। हाई कोर्ट्स में भी ये जो दरबान और ये होते हैं, ये अपनी जगह जो सेटलमेंट है वो करते करते रहते हैं पैसे पुसे। तो बाबर सितार ने तवज्जो ठीक दिलाई है। अब ये तो जरूर हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर होके आने वाले जजेस के स्टाफ के बारे में कह दिया है, और जो पुराना स्टाफ है वो बड़ा ईमानदार था इस्लामाबाद का, और जो ये नए जजेस के लोग आए हैं ये बेईमान है। अब इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो अदलिया का जजेस के साथ स्टाफ है, इसकी करप्शन कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं और आप कहें कि बाबर सितार ने है, ये कैसी बात कर दी है। जो लोग वो अदालतों में केसेस लड़ते हैं, जो करते हैं, उन्हें पता है रीडर पैसे लेता है, दरबान पैसे लेता है, और जो दूसरा स्टेनो है वो भी पैसे लेता है। अगर आपकी बेल हो गई है, आपने जज साहब का ऑर्डर लेना है, तो स्टेनो की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रीडर की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ये नकल ब्रांच में पैसे चलते हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया का एक स्याह चेहरा है कि आपको, मेरा मतलब है कि वहाँ का जो मातहत स्टाफ है, हालांकि वर्ल्ड बैंक के तहत उनकी तनख्वाहें बहुत बढ़ाई गई हैं और वो बहुत अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वत की लालच तो खत्म नहीं होता और वहाँ रिश्वत चलती है। जो लोग हैं वो अपनी मजबूरी के पैसे इनको देते हैं और ये उनसे उनकी मजबूरी के पैसे लेते हैं। तो मैं बाबर सत्तार साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, ये तो सारे हाई कोर्ट्स, मातहत अदलिया के तमाम अदालतों का मसला है, ये कोई एक अदालत का मसला नहीं है। इस जिमन में करना है तो करना चाहिए, पूरी अदलिया में ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए और शफाफ निजाम बनाने चाहिए। जिन बातों के लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब आप रीडर को, अगर आप चाहती हैं आपका केस लंबा हो जाए, तो आप रीडर को पैसे दें, वो महीने की तारीख डाल देगा। आप चाहती हैं आपका केस जल्दी हो, आप रीडर को पैसे दें, वो 3 दिन की तारीख डाल देगा, 4 दिन की तारीख डाल देगा। नहीं तो वो कहेगा जज साहब का। ये जो तारीख डालने का भी एक लामहदूद इख्तियार है तारीख। ना, कि जिस मर्जी, जिस केस को चाहे महीने की तारीख डाल दें, 2 महीने की तारीख डाल दें, जिस केस को चाहे वो डे टू डे कर लें। और ये जो जजेस का अख्तियार है, ये भी करप्शन का अख्तियार है। मतलब जज साहब जिस केस को चाहे वो डेली सुनना शुरू कर दें और जिस केस को चाहे 2 महीने ना सुने। ये जो अख्तियारात हैं कि इसका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें जज के अख्तियार है, तो जज का वो अख्तियार रीडर इस्तेमाल करता है, मतहत अमला इस्तेमाल करता है, और ये सब करप्शन है। मैं इसमें कहूंगा कि ये अदलिया में इस बात पे करप्शन नहीं है, बहुत करप्शन है।
लोग बहुत जलील होते हैं, लोग ईमान से अपने इंच इंच के पैसे देते हैं अदलिया में नीचे। और इसकी कोई ऐसी, ये कोई खबर वाली बात नहीं है, ये रोज मामूल का बात है। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए सर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक इस्तीफे को लेकर। तो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस हैं चौधरी अब्दुल अजीज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है। हालांकि रिटायर तो उन्होंने 2033 में होना था, और अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 40,000 से ज्यादा केसेस उन्होंने अब तक निपटाए हैं। तो इस मुतालिक क्या कहेंगे? उनकी जानिब से तो ये कहा गया है जाती वजूहत है। अच्छा, जब भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे ना, तो उन्हें मुल्तान बेंच ट्रांसफर किया गया। हम्म। तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो कहते थे मैंने लाहौर के अलावा नौकरी नहीं करनी, मेरे घरेलू हालात ऐसे नहीं है कि मैं लाहौर से बाहर जाऊं। अब भी उनको पिंडी बेंच में इस्तीफा ट्रांसफर किया गया है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुना है इस ट्रांसफर के हवाले से उनकी चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से कुछ तलखी भी हुई है। वो चाहते थे कि उनकी ट्रांसफर पिंडी बेंच से कैंसिल कर दी जाए, लेकिन आलिया नीलम का ख्याल था कि आपने लाहौर बहुत अच्छा काम कर लिया, अब रोटेशन में आपको पिंडी जाना चाहिए। और वो कहते थे मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं पिंडी जा सकूं। अब इस हवाले से काफी कहानी है, चीफ जस्टिस से तलखी की भी है, और ये भी है कि वो उसको उनको जो है वो किसी और शहर जाना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों का ख्याल है किसी जमानत पे उनसे नाराजगी हुई है को उन्होंने जमानत ली है, लेकिन कोई भी कोई केस बताने को तैयार नहीं है किस जमानत में है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ये रियल स्टेट का पार्ट टाइम काम भी करती हैं और माली तौर पर बहुत मुस्तहकम है। तो अब ये आगे जज नहीं रहना चाहते, बल्कि कारोबार करना चाहते हैं और बैरून मुल्क सेटल होने चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो है ये मुतजाद इतलात हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये लाहौर से बाहर जाना नहीं चाहते थे और आजकल पिंडी में ट्रांसफर थे। तो इसलिए ट्रांसफर पर ये इन्होंने पहले भी एक दफा इस्तीफा दिया था, और ट्रांसफर ही बेसिक वजह है। सर आगे बढ़ेंगे, और आखिर में जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि एफआईए के गेट घेरा तंग किया जा रहा है, अंदर की बात क्या है? अच्छा, ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं ना, अजहर मशवानी, जबरान इलियास वगैरह, जो पीटीआई का सोशल मीडिया चलाते हैं, हम्म। तो वो पीका एक्ट की गिरफ्त में तो हैं और एफआईए के नोटिस भी उनको जाते रहते हैं, लेकिन उनको क्या परवाह है, वो सारे बाहर बैठे हैं। आप 100 नोटिस क्या 1 लाख नोटिस भेज दें, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन नोटिस की एक कानूनी हैसियत तो है, लेकिन इन नोटिस के वो नहीं है, इसके नतीजे में कुछ हो नहीं सकता। ये सब लोग पाकिस्तान से भाग चुके हैं और वापस पाकिस्तान इनका आने का कोई इरादा नहीं है। लिहाजा ये नोटिस जो हैं वो आते रहेंगे, मैं और आप उन पर बात करते रहेंगे, लेकिन इसके नतीजे में होना कुछ नहीं। वो अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी जारी रखेंगे, क्योंकि वो जो ट्रोलिंग वो कर रहे हैं वो जारी रखेंगे, जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं वो भी जारी रखेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के की कानूनी गिरफ्त से बाहर। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।